So, okay. So, assalamu alaikum to everyone. Hope so. मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही होगी. Am I audible and visible to you guys? Like slide visible है, मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, that's good. So, हमने last time बात की थी central dogma of life की. Okay. तो now you आप लोगों ने मुझे बताना है यहाँ से कि yes central dogma of life क्या होता है. तो first of all, what is central dogma of life? Number of students कम से कम होते जा रहे हैं. What is central dogma of life? Yes. वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर. Okay, Alhamdulillah, I'm doing great. What about you? Okay, what is central dogma of life? Anyone? बेटा जल्दी से बताएं, जल्दी से. Hurry up, make it fast. जल्दी जल्दी जल्दी. सेंट्रल का मतलब होता है सेंट्रल. दिस इज नॉट अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, दिस इज अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. ओके, बट सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल इज लाइक सेंट्रल पार्ट, मतलब मेन काम. डॉगमा इज अ जर्नल बिलीफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. दिस इज अ लाइक जर्नल बिलीफ. ठीक है, सूरज हमेशा से ईस्ट से निकलता है. दिस इज जर्नल बिलीफ. तो डॉगमा इज समथिंग विच इज जर्नल बिलीफ. एंड ये अब जर्नल बिलीफ बन चुका है कि हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है. दिस इज जर्नल बिलीफ नाउ. ठीक है, दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल. यस यस. वालेकुम अस्सलाम नताशा शामिल, वेलकम. तो दिस इज द बेसिक बिलीफ और जर्नल बिलीफ के इसमें हमारे पास क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में आती है एंड देन आरएनए से प्रोटीन बनती है. दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल. और हर जगह पे, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे यूकैरियोटिक सेल है, चाहे न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, किसी भी टाइप का सेल है, सब में यही काम होता है. ओके, अब आप लोगों ने मुझे बताना है जल्दी से डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस. इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? यस, मेक इट फास्ट, हरी अप, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी, हरी अप. यस, डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन. वेरी गुड. यहाँ पे एंजाइम यूज होगा, उसका नाम क्या होगा? एंजाइम का नाम क्या होगा? जल्दी से. यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, एंजाइम का नाम क्या होगा? एंजाइम का नाम, जल्दी 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 जल्दी. यस, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. ओके, और टू बी स्पेसिफिक, सही वाला नाम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज तो शॉर्ट नाम. अगर कोई बोले कि सही वाला नाम, मतलब लंबा वाला नाम बोले, तो फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. वेरी गुड. ठीक है, तो ये डीएनए को देखता है, डीएनए को रीड करता है और आरएनए बनाता है. तो दिस इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और सिंपली इसे हम आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं. ओके ओके, आरएनए से प्रोटीन का बनने का प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जल्दी करें, जल्दी बताएं भाई, जल्दी 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 जल्दी. ट्रांसलेशन. यस, वेरी गुड. और ये वाला काम कौन करता है? ये वाला काम कौन करता है? यस, ये वाला काम राइबोसोम्स करते हैं, राइबोसोम्स. ओके, दैट्स ग्रेट. और ये डीएनए से वापस दोबारा डीएनए बन रहा है, डीएनए से वापस दोबारा डीएनए बन रहा है. ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीएनए से वापस डीएनए बन रहा है. दिस इज रेप्लिकेशन. ओके, एंड यहाँ पे जो एंजाइम होगा मेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होंगे, लेकिन मेन एंजाइम कौन सा होगा? यस, मेन एंजाइम, जल्दी. दिस इज नॉट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज होगा. यार जल्दी जल्दी, इतना कल मैंने इस पर टाइम लगाया, आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं यार. ठीक है, तो डीएनए से वापस दोबारा डीएनए बनना, दिस इज रेप्लिकेशन. और जो एंजाइम होगा यहाँ पे, वो होगा सिंपली डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. वालेकुम अस्सलाम शफीफा, वेलकम, वेलकम टू द नून एकेडमी. वालेकुम अस्सलाम आसरा, वेलकम. ओके ओके आसरा, गेट वेल सून, गेट वेल सून. ओके, तो डीएनए से वापस डीएनए बनना, दिस इज रेप्लिकेशन. और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज. मुहद्दिसा आपका क्या क्या है, मैंने नहीं देखा. एंड देन इसके बाद यस, आरएनए से दोबारा वापस डीएनए बनना, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक हो गया. तो बस ठीक है, मैं इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा. कल मैंने पूरा डिटेल में ये बताया, बहुत सारी डिटेल में बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं.
ये हम कल पढ़ चुके हैं। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। किसी भी जीन के दो रीजन होते हैं, एक प्रमोटर रीजन होता है और एक स्टॉप सीक्वेंस होती है। ठीक है, प्रमोटर रीजन इनिशिएशन वाले फेज में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन के ऊपर जाके वो बाइंड करता है। ठीक है, एलोंगेशन फेज में क्या करता है, वो पूरा आगे की तरफ जाता है और पूरा डीएनए को रीड करता है और हमारे पास क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। ठीक है, और जैसे ही स्टॉप सीक्वेंस आती है तो वहां पे काम छोड़ देता है अपना। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जैसे ही स्टॉप सीक्वेंस आती है, आरएनए पॉलीमरेज उससे डिटैच हो जाता है और जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये तीन बेसिक बेसिक मैंने कल बता दिए थे आप लोगों को। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था, यस, एक चीज हमने पढ़ी थी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस पढ़ी थी हमने। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो थी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यस, हमारे पास इसका एक और नाम भी है, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है और इससे मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, एंड यस, कहाँ है वो, यस, यस, इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं। ये हमारे पास जीन है, जीन में से क्या हुआ, रीड हुआ पूरा, ये आरएनए बना, आरएनए में अब इंट्रॉन एक्सॉन्स दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगी या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसमें से एक्सॉन इंट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ एक्सॉन्स बचेंगे विच आर द कोडिंग रीजन्स, और इसके बाद ये जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और फिर ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस का क्या था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, कल समझा दिया था। एंड वंस हम इस चीज के ऊपर अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि कल इसके ऊपर ज्यादा लंबी बात नहीं हुई थी। ओके, तो वंस आप लोगों का जो आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, ये देखें हमारे पास, देखो डीएनए, ये रहा डीएनए, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए से बना हमारे पास ये यहाँ पे, बल्कि इस वाले डायग्राम में ज्यादा क्लियर है, जस्ट लुक एट दिस, यस, इस वाले डायग्राम में देखें, राइबोस जो मैसेंजर आरएनए है वो अंदर न्यूक्लियस में से आएगा, अज्यूम करेंगे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से आएगा और आके ये राइबोसोम के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर बाइंड करेगा, राइबोसोम के कौन सा सब यूनिट के ऊपर, किसी पे भी बाइंड कर सकते हैं, बड़े वाले पे भी छोटे वाले पे भी। ठीक है, तो दो सब यूनिट होते हैं, एक एक बड़ा एक छोटा, तो इसके ऊपर आके एमआरएनए बाइंड करेगा। अब ये एमआरएनए जैसे जैसे बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पे एक टीआरएनए है विच इज ट्रांसफर आरएनए, वो यहाँ से ना इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए क्या करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को लेके आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एयूजी होता है ना, एयूजी, तो एयूजी 3 कोडॉन्स होते हैं ना, हर एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 कोडॉन्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये देखें यहाँ 3 कोडॉन्स लेके आ रहा है, तीन कोडॉन्स लेके आ रहा है, तो वो उसके हिसाब से, देखो यहाँ पे 3 कोडॉन्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे अमाइनो एसिड लेके आएगा, जाके साइटोप्लाज्म में से पकड़ेगा, उसको लाएगा, उस अमाइनो एसिड को जो जैसे ही लाएगा वो राइबोसोम को और राइबोसोमल आरएनए को दे देगा, और वो राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए क्या करेंगे, उसको पंच करते जाएंगे। तो अज्यूम करो पहली जगह पे यहाँ पे लग गया एक अमाइनो एसिड, अज्यूम करो ये फिनाइल एलानिन था, मैं एफ लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, फिनाइल एलानिन था लेट्स से। दूसरे नंबर पे अब ये रीड करेगा मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा, साइटोप्लाज्म में से जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड लेके आएगा। अज्यूम करो कि इसके ना सेकंड नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान के लिए थी, लेट्स सपोज ट्रिप्टोफान, तो इसने ट्रिप्टोफान, और साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे पड़े रहेंगे, ट्रिप्टोफान होगा, लाइसिन, अर्जिनिन सब पड़े रहेंगे, तो वो जाके ट्रिप्टोफान को पकड़ेगा, ट्रिप्टोफान को लाएगा इधर राइबोसोम को और राइबोसोमल आरएनए को देगा, और वो उनको फिर पंच आउट कर देंगे और हमारे पास इनके बीच में क्या बना देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, इस तरह से इसके आगे ट्रिप्टोफैन लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह से करते करते ट्री आरएनए लाता जाएगा, रीड करता जाएगा, लाता जाएगा, रीड करता जाएगा, लाता जाएगा, रीड करता जाएगा, लाता जाएगा, और इस तरह से आप लोगों के पास पूरा पूरा का पूरा प्रोटीन फिर सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ट्रांसलेशन सबको क्लियर है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम का काम यहाँ पे क्लियर है कि कौन क्या काम कर रहा है। गाइस यहाँ पे सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है किसी का, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस, 16 लोग थे, 10 लोग रह गए। ओके हानिया, थैंक यू। तो राइबोसोम का काम क्लियर है, राइबोसोम्स का काम क्लियर है, ट्रांसफर आरएनए का काम क्लियर है, मैसेंजर आरएनए का काम क्लियर है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, यहाँ देखें इस वाली स्लाइड में,
अब देखो हमारे पास देखो आरएनए पॉलीमरेज आता है, आरएनए पॉलीमरेज से देखो ये हमारे पास आरएनए बनता है। आरएनए के बाद आरएनए में क्या होती है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था ना, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसे हम आरएनए स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये बाइंड होगा राइबोसोम्स के ऊपर और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ट्रांसलेशन होगी। जैसे ही ट्रांसलेशन होगी तो जो प्रोटीन बनती है ना, वो इनएक्टिव होती है। वो गोल्जी बॉडीज में से गुजरती है, और गोल्जी बॉडीज में से जैसे ही गुजरती है तो वो उसको ना एक्टिवेट कर देती है, एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या कहा जाता है उसे? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जैसे यहाँ देखें, इस वाली स्लाइड में अगर देखें हम, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, फिर मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए आके राइबोसोम पे ऊपर बाइंड किया, ठीक है, ट्रांसलेशन हुई और हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन गया। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड काम नहीं करेगा सही से जब तक ये इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होंगी, इसमें कई बार कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल जैसे आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन डालते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसमें जिंक जरूरी है। तो कई सारी को फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो लगाने पड़ते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला काम गोल्जी बॉडीज में होता है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में भाई क्या होता है? प्रोटीन की फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हीमोग्लोबिन है तो उसमें आयरन ऐड करना होगा, अगर वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो उसमें जिंक ऐड करना होगा, अगर उसमें वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो उसमें Mg+2 ऐड करना होगा। ये सारा का सारा काम गोल्जी बॉडीज में होता है। और ये सारा का सारा काम किस में आता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जैसे ही पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं और उसके बाद जब प्रोटीन निकलती है गोल्जी बॉडीज में से, तो अब प्रोटीन बिल्कुल रेडी होती है अपना जो भी काम है इसका वो परफॉर्म करने के लिए। अगर ये एंजाइम है तो जाएगा किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, अगर ये कोई सी भी प्रोटीन है ये अपना अपना अकॉर्डिंगली काम करेगा। इतना अजीब नहीं है, टीआरएनए ऐसे ही होता है। और टीआरएनए क्योंकि ये चीजें ला ला के दे रहे हैं ना, ला ला के दे रहे हैं, नीचे से ये रीड करेगा, देखे सी सी सी, और ऊपर यहाँ से ये अमाइनो एसिड को पकड़ेगा, एक एंड से अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और एक एंड से ये इस आरएनए को रीड करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर? कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? नहीं, इस स्ट्रक्चर का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े। बस इस चीज को जरा रिमेम्बर रखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? यस, सबसे पहले हमारे पास आएगा डीएनए या जीन। ठीक है, डीएनए या जीन में दो रीजन, एक प्रोमोटर रीजन और एक इधर टर्मिनेटर रीजन, या फिर इसको हम स्टॉप सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, इसको क्या कर देगा? आरएनए बना देगा यहाँ से। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा? एक आरएनए बन जाएगा, एक रैंडम सा, जिसमें एंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये जो प्रोसेस था जिससे डीएनए से आरएनए बना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? एक्टिव आरएनए बनाने के लिए, सही मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए क्या होगा? इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होगी, या फिर इसे हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग होगी या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगी, और हमारे पास क्या होगा? अब जो फालतू की चीजें हैं ना, जो नॉन कोडिंग रीजंस हैं, जैसे ये नॉन कोडिंग जो रीजंस हैं, एंट्रॉन्स, ये यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से जब हट जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सिंपली मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बाद क्या होगा? अब मैसेंजर आरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेशन होगा और हमारे पास देखो ये अमीनो एसिड की पूरी एक चेन बन जाएगी। अब ये पॉलीपेप्टाइड बन गया, लेकिन ये पॉलीपेप्टाइड अब मतलब काम करने के काबिल नहीं है, ये सिर्फ लीनियर पॉलीपेप्टाइड ही है। ये फिर जाएगा गोल्जी बॉडीज के अंदर, सेल की गोल्जी बॉडीज के अंदर, और गोल्जी बॉडीज में देखो इसकी पैकेजिंग होगी प्रॉपर। ये देखो लीनियर था, ऊपर वाला लीनियर है बिल्कुल, लेकिन नीचे देखें तो ये लीनियर नहीं है, ये देखो 3 डायमेंशन उसमें आ गया। तो प्रॉपर इसकी पैकेजिंग हुई। अब ये प्रॉपर पैकेजिंग हुई और कई बार इसमें गोल्जी बॉडीज में एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर दी जाती हैं। जैसे अगर ये हीमोग्लोबिन है तो इसमें आयरन आयरन ऐड कर देंगे, जैसे जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो उसमें जिंक ऐड कर देंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कोई भी प्रोटीन है, हर प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक मेटल लाइन होता है, तो वो मेटल लाइन ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस लीनियर से, जो कि फंक्शनल नहीं है,
इससे हमारे पास ये जो फंक्शनल टाइप की जो प्रोटीन बन रही है, दिस इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये वाली प्रोटीन अब एक्टिव होगी और ये जाके अपना आप कोई ना कोई काम करेंगी, जो भी इसका काम है, वट। ठीक है, इधर इट इज अ प्रोटीन, इधर इट इज एंजाइम, जो भी है, अब ये अपना काम जाके करेगी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? कोई नो मसला, कोई नो प्रॉब्लम। अब जीन एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? यस, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या है? जीन एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोटीन सिंथेसिस इज जीन एक्सप्रेशन, यू कैन से। अब जरा बात करते हैं कि ये जीन होता क्या है, ये जीन कौन सी बला की नाम है। लेकिन इससे पहले एक चीज है, जेनेटिक कोड समझना पड़ेगा। जेनेटिक कोड, ये रहा जीन। जेनेटिक कोड देख लेते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक कोड? जो प्रोटीन बनती है ना, ये तो जो नाइट्रोजनियस फेज की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है, तो ये कैसे बनती है? तो हमारे पास हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स होते हैं। तो द इंस्ट्रक्शन contain in the gene that tell a cells how to make a specific protein, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड 3 कोडोन से मिलके बना होता है, 3 बेसिस से मिलके बना होता है। ठीक है, 3 बेसिस जो होती हैं उनसे मिलके बना होता है। तो ये हमारे पास ना एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अगर जेनेटिक कोड यू 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 है ना, तो यहाँ देखिए यू 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 किसको कोड कर रहा है? फिनाइलएलेनिन को कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ए यू जी है, ए यू जी, तो ए यू जी किसको कोड करता है? मिथियोनिन को करता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? बस फिक्स्ड है ये सब कुछ। और ये इनको हमारे पास एक स्पेसिफिक, हर एक जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को इनकोड करता है। हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं वो 20 है। 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये 20 अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ये हमारे पास, यस, ये टोटल मिला के, ये ये टोटल मिला के ना हमारे पास 64 जेनेटिक कोड्स बनाते हैं। ठीक है, कितने जेनेटिक कोड्स बनाते हैं? 64। ठीक है, इन 64 में से 3 जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन सेंस कोडॉन। नॉन सेंस कोडॉन, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बना सकते। ठीक है, और बाकी 61 जो होते हैं वो हमारे पास सेंस कोडॉन होते हैं। जी, 3 लेटर का होता है, 3 लेटर का होता है। यस, 3 बेसिस का एक कोडॉन होता है। यस, 3 बेसिस मिलके एक कोडॉन बनाती। ठीक हो गया? तो टोटल 64 जो जेनेटिक कोड है, 64 जेनेटिक कोड, तो 64 जो जेनेटिक कोड हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं? यस, वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। और इसमें से 3 जो होते हैं, 3 जो होते हैं वो हमारे पास नॉनसेंस होते हैं। वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, वो स्टॉप सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो दीज आर नॉनसेंस कोडॉन या नॉन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 61 जो कोडॉन्स होते हैं वो सेंस कोडॉन होते हैं। और इन्हें 61 में से एक जो होता है वो होता है स्टार्ट कोडॉन। क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन, मतलब वो वहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। मरियम, इट इज फिक्स्ड। जब हमारी एवोल्यूशन वगैरह हुई या कुछ भी हुआ, तो ये फिक्स्ड है हमारे से पहले पहले से ही सब कुछ। ठीक है, तो इसके पीछे कोई ऐसी स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं। तो मेजॉरिटी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, सबके पास 3-3 जेनेटिक कोडॉन्स है, मतलब 3-3 बेसिस वाले। एक इकोलाई बैक्टीरिया को देख लें, बैक्टीरिया से लेके पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्सिटी तक चले जाएं। ठीक है, तो सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। 3 जो है वो क्या है हमारे पास? स्टार्ट कोडॉन। नो,
तीन आर नॉन सेंस कोडॉन, वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। ठीक हो गया। यस, AUG स्टार्ट कोडॉन होता है, AUG स्टार्ट कोडॉन होता है। ये देखें, AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है। In DNA, a start codon initiate the translation of the first amino acid in the polypeptide chain. ठीक है। और ये जो स्टार्ट कोडॉन होता है ना, ये पेपर में भी आता है भाई, स्टार्ट कोडॉन MDCAT में पूछ लेता है कि स्टार्ट कोडॉन क्या है, तो AUG। और ये किसको कोड करता है? अमाइनो एसिड मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? अमाइनो एसिड मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि देखो, स्टार्ट कोडॉन मतलब जो भी अमाइनो एसिड है उसके स्टार्ट में स्टार्ट कोडॉन तो एक ही है हमारे पास, AUG। ठीक है, ये अपने पास नोट करें। ठीक है, AUG स्टार्ट कोडॉन है। तो क्या हर एक अमाइनो एसिड के स्टार्ट में मिथ्योनिन होगा? क्या ऐसा जरूरी है? जी जी, थायामिन नहीं है, यूरेसिल है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए से रीड कर रहे हैं ना। और आरएनए में क्या है? आरएनए में थायामिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। यस, ऐसे ही है लाइबा। अमाइनो एसिड मिथ्योनिन को कोड करने के लिए AUG ये कोडॉन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब स्टार्ट कोडॉन है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस ट्रांसलेशन होती है, तो क्या स्टार्ट में हर एक अमीनो एसिड, हर एक प्रोटीन, चाहे जो भी प्रोटीन है, हमारे एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर लगभग में कुछ 10,000 के आसपास प्रोटीन होती है उसका नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो क्या 10,000 प्रोटीन के स्टार्ट, हर एक स्टार्ट में, हर एक के स्टार्ट में ये AUG लगा रहेगा? यस, यस, सबके स्टार्ट में AUG नहीं होता। मरियम, सबके स्टार्ट में AUG नहीं होता। स्टॉप कोडॉन बताता हूँ, अभी स्टॉप कोडॉन बताता हूँ। ये चार कोडॉन्स आप लोगों को लाजमी याद करने हैं। 3 स्टॉप हैं और एक स्टार्ट है। ये MCQs में पूछता है। क्योंकि मरियम देखो, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी ना, तो स्टार्ट में तो मिथ्योनिन ही आएगा, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जब होंगी ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, तो वहां से ना मिथ्योनिन कभी कभी हट जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि स्टार्ट में मिथ्योनिन हो। स्टार्ट में मिथ्योनिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? 64 में से जो हमारे पास 61 है वो क्या है? सेंस कोडॉन है, मतलब वो अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं। इनमें से एक क्या है? स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या है? AUG, जो मिथ्योनिन को इनकोड करता है। और तीन तीन कोडॉन कैसे हैं? दीज आर नॉन नॉन सेंस कोडॉन। ये नॉन सेंस होते हैं, ये प्रोटीन को कोड नहीं करते। ये जैसे ही आते हैं वहां पे प्रोटीन के बनने का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, कौन सा कोडॉन भाई? क्या हो गया मरियम? ठीक हो गया। और अब जो 3 कोडॉन है हमारे पास जो स्टॉप होते हैं, उसमें से एक है UAA। ठीक है, दूसरा है हमारे पास UGA एंड UAG। UAG। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ये 3 जो कोडॉन है, UAA, UAU एंड UGA, ये 3 कोडॉन जो हैं वो स्टॉप होते हैं। और ये तीनों कोडॉन्स और एक स्टार्ट कोडॉन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी पता हो ना हो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तीनों का पता होना चाहिए। ये MCQs में पूछे जाते हैं, MDCAT में या बोर्ड के पेपर्स में। तो ये वाली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। UAA, UGA एंड UAG। देखो सिंपल ट्रिक है, एक क्या है? UAG सिंपल है, इसको रिप्लेस कर दो U, अब G को पहले कर लो, A को बाद में ले जाओ। ठीक है, तो UGA बन जाएगा। और दूसरा है UAA, ये आसानी से याद हो जाएंगे। यू करते रहो, UAA, AUG, पालूलू लालूलू करते रहो, खेलते रहो छोटे बच्चों की तरह। क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक जेनेटिक कोड के बारे में क्लियर है? सेंस नॉन सेंस कोडॉन के बारे में क्लियर है? स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन के बारे में क्लियर है? और अगर आप लोगों को ये वाला जो ये पूरा जो चार्ट है ना, ये अगर करना है तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को करना है तो इस तरह से लिखें वर्ड्स,
UCAG UCAG UCAG, ठीक है। इधर से एक लें U U, फिर इधर से लें U, तो बन जाएगा पहला जेनेटिक कोड जो फिनाइलएलनिन को एनकोड करता है। नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस क्वेश्चन। नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन होते हैं ना जो प्रोटीन को इनकोड नहीं करते, जैसे ही ये सीक्वेंस में आते हैं वहां पे स्टॉप हो जाता है काम, यानी हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है, या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा डीएनए है, यहाँ से इसका स्टार्ट कोडॉन है, लेट्स से मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये स्टार्ट कोडॉन है, तो यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि AUG है। स्टार्ट कोडॉन क्या है? AUG, ठीक है भाई, सही बोर्ड ग्राफिक टैबलेट सही से लिख नहीं रहा। देन इसके बाद आगे जाएंगे, अब प्रोटीन सिंथेसिस एक लिमिट तक होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि ता कयामत चलती रहेगी, इतना लंबा पॉलीपेप्टाइड से क्या करना है हमें। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आएगी जहाँ पे काम स्टॉप हो जाएगा, मतलब प्रोटीन पूरी बन गई, यहाँ से पूरी प्रोटीन बन जाती है और ये काम स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और ये इस काम को स्टॉप करने के लिए क्या आएगा? स्टॉप कोडॉन आएगा, UAA UAG या UGA, इनमें से कुछ एक आएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप कोडॉन की जो है वो इम्पोर्टेंस ज्यादा है हमारे पास। दोनों की इम्पोर्टेंस है, स्टॉप की भी और स्टॉप की भी, स्टॉप की भी और स्टार्ट की भी। हाँ उजाला, ये उल्लू उल्लू करते रहो आप लोग, ठीक है। जरा जरा माइक पे आके समझाओ ये क्या है। उजाला, उजाला मुस्तफा हकरो, आइए माइक पे और समझाइए ये ट्रिक। आइए आइए, वेलकम। तो ये देखें, ये सारे के सारे जेनेटिक कोड देखें, फिनाइलएलानिन के लिए यू 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 यो ना करें। अच्छा ओके, अब मेरे पास अज्यूम करें मेरे पास ना सीक्वेंस है, जैसे मेरे पास सीक्वेंस है यू यू यू, ठीक है, जेनेटिक कोड यू 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 है, फिर उसके बाद क्या है, लेट सपोज दूसरे नंबर पे ना AUG है, ए ए यू जी, ठीक है। अज्यूम करो ये दो सीक्वेंसेस है मेरे पास, जी जी टेबल है। अब हमारे पास देखो ये क्या है, ये तीन कोड, ये एक अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे, यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड लाके लगेगा? फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन आके लगेगा, ठीक है। और AUG की जगह पे आके क्या लगेगा? ये डेफिनेटली मिथ्यूनिन को कोड करता है, तो यहाँ पे मिथ्यूनिन लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास ना तीन तीन का पेयर रीड करता है हमारा, और आगे चीजें होती हैं। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? सब लोगों को क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोनो प्रॉब्लम है का यहाँ तक? नहीं है? अरे भाया कोनो प्रॉब्लम है का? नहीं है का? आगे बढ़े का हम? ओके ओके, हानिया नसीर, अब ये अमाइनो एसिड की ट्रिक याद कर लो और फिर जाओ, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में आते हैं, ठीक है। तो इन 20 के 20 का नाम पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर अगर नहीं पता तो नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लाइसिन, लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, सीरीन, ठीक है, ये सब के नाम पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो एक ट्रिक यहाँ पे है, यस ये रही, इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने बताया है कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके लिए एक निमोनिक्स बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं अगर अमाइनो एसिड आप लोगों को याद नहीं होते, और अदरवाइज आप लोगों को अमाइनो एसिड पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये वाला निमोनिक्स लगाएं, गो एंड टेक वाइटल पार्ट इन प्रोमोटिंग द मदर टंग, ठीक है। गो एंड टेक वाइटल पार्ट इन प्रोमोटिंग मदर टंग। गो से ग्लाइसिन हो जाएगा, एंड से एलानिन, टेक से ट्रिप्टोफैन, वाइटल से वेलिन, पार्ट से प्रोलीन, इन से आइसोल्यूसिन, प्रोमोटिंग से फिनाइलएलानिन, मदर से मिथ्योनिन, और लैंग्वेज से ल्यूसीन। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी याद कर सकते हैं, प्राइवेट टिम हॉल, PVT टिम हॉल या प्राइवेट टिम हॉल, जो 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ना हमारी बॉडी में,
एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट में लेने ही पड़ते हैं, ठीक है, बाय हुक एंड बाय क्रोक, बाय एनी मीन्स हमें डाइट में ये लेने ही हैं क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं बनते। दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी में बनते हैं, बाहर से डाइट में ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 10 जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, और इसको ट्रिक लगा के आप लोग प्राइवेट टिम हॉल से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिनाइलैलानाइन, विलाइन, ट्रिप्टोफान, थ्यूरीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन और लाइसिन, इन सब के सब को जो है वो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोई अमाइनो एसिड का नाम लेना तो कम से कम 8-10 नाम आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर 20 के 20 नहीं याद तो इट्स ओके, लेकिन कम से कम 10 तो पता होने चाहिए। और प्राइवेट टिम हॉल से 10 तुम याद रख सकते हो आराम से, वो भी एसेंशियल। बाकी 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब बात करें जीन की। ये जीन किस बला की नाम है भाई? जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। यस, व्हाट इज जीन? एनीवन? कोई बताएगा मुझे जीन के बारे में? व्हाट इज जीन? व्हाट इज जीन? which make complementary RNA। भाई जीन की बहुत सारी डेफिनेशन है। ग्रोगर मेंडल साहब की डेफिनेशन अलग होगी, उसकी फंक्शनल उससे देखो तो डेफिनेशन अलग होगी, ठीक है। तो ग्रोगर मेंडल ने कहा था कि जीन इज द, यस, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है, मरियम ऐसे ही है, वेरी गुड। और यस ऐसे ही है। ग्रोगर मेंडल ने कहा था कि जीन हमारे पास क्या है? यस, जीन हमारे पास इट इज अ बेसिक यूनिट जो कि ऑफ फादर से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर ट्रांसफर्स होते हैं, जो ट्रेड्स ट्रांसफर होती हैं, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस लेके जो कौन जाता है? जीन्स लेके जाता है। तो यस, इट इज ट्रू। तो बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे आप लोगों को। तो a unit of heredity which transferred from parent to offspring and held to determine some characteristics of the offspring, ठीक है। तो उन्होंने यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन बोला था इसे, कि भाई ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है और वहां से कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे ट्रांसफर करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि फॉर एग्जांपल छोटा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वो अपनी मदर से या फादर से बहुत रिजेम्बलेंस रखता है, आंखों का कलर, स्किन का कलर या एक्स वाई जी, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी रिजेम्बलेंस होती है। तो वो जीन ट्रांसफर करते हैं वो सारे जो रिजेम्बलेंस होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रोगर मेंडल साहब ने ये वाली डेफिनेशन दी थी, और ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। एक और डेफिनेशन है, अ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मतलब वही नाइट्रोजनियस बेसिस, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम का एक पार्ट बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक डिस्टिंक्ट सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि क्रोमोसोम का एक पार्ट बनाते हैं, एंड इन ऑर्डर of which determine the order of monomers in the polypeptide। तो इसकी जो सीक्वेंस होती है ना, जो नाइट्रोजनियस बेसिस की जो सीक्वेंस होती है, वही डिटरमिन करती है कि जो इनकमिंग जो इससे प्रोटीन बनेगी उसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है। तो इन पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल दैट अ सेल और वायरस में सिंथेसाइज, ठीक है, एक ये है। और एक डेफिनेशन अलग से ये है कि इट इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए which determine the sequence of particular polypeptide, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस हमें पता बताता है, तो ये जीन होता है। दूसरे लफ्जों में अजीम करो, ये पूरा अगर आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा डीएनए है ना, तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है इसका, जिसे हम जीन कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इनकोड करता है। ओके ओके, ठीक है। तो अजीम करें ये मेरे पास यहाँ तक, इस यहाँ ये जीन है ना, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इनकोड करेगा। और हमारे ह्यूमन जीनोम में कितने कितने जीन्स होते हैं? हाउ मेनी जीन्स आर देयर? हाउ मेनी जीन्स? कितने जीन्स होते हैं हमारी एक ह्यूमन जीनोम में? और एचजीपी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, एचजीपी के बारे में। थाउजेंड्स, यस देयर आर थाउजेंड्स, बट
टू बी प्रिसाइज मैंने पहले भी क्लासेस में बताया आप लोगों को। यस हानिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी और एन ह्यूमन सेल? कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, मतलब हाउ मेनी? यस, हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 20 के टू 30 के जीन्स होते हैं। ओके, 20 के टू 30 के, 20,000 से 30,000 जीन्स। ठीक है, 20 के टू 30 के जीन्स, और सबका फंक्शनल अभी वेल अंडरस्टूड नहीं है। ठीक है, ओके। कुछ वर्ड्स हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जीनोम, वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम पढ़ते रहते हैं। तो व्हाट इज जीनोम? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स, जो एंटायर सब जीन का जो कलेक्शन है ना, इसे हम जीनोम कहते हैं। सब जीन्स मतलब 20,000 30,000 इन सब जीन का जो कलेक्शन है ना, एक तो आप लोगों का वो कलेक्शन आता है समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, पता नहीं क्या बार बार एड्स आते रहते हैं, लेकिन ये जीन का कलेक्शन है। जीन का कलेक्शन क्या है? इसमें हमारे पास बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं?